नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि दो इंटरव्यू दिए हैं। एक इंटरव्यू दिया एएनआई को, एक इंटरव्यू द ट्रिब्यून अखबार को। और लगातार पिछले 40 दिनों से जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में है राहुल गांधी, बाउंसर पर बाउंसर मारे जा रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगा दी है सरकार पर, उन बाउंसरों पर जमकर आज हुक मारते भी दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सूट बूट, ये जो तंज है ये कहीं ना कहीं टीस दे रहा है। सूट बूट की सरकार से बेहतर है सूट बूट की सरकार, सूटकेस की सरकार से बेहतर है सूट बूट की सरकार। सूट बूट का जिक्र करने वाले दिमागी तौर से दिवालिया है। कोयला स्पेक्ट्रम घोटाले या राष्ट्रमंदिर विफलता से गरीबों को क्या कोई लाभ हुआ? सभी को पता है लाभार्थी कौन थे। कुछ चुने हुए उद्योगपति, कुछ ठेकेदार ये बात कह रहे हैं सूट बूट की सरकार को लेकर। फिर अगला हमला, नरेंद्र मोदी का अगला हमला, जब हम बीमार से मिलते हैं तो कहते हैं कि चिंता मत करो, अच्छे हो जाओगे। ये अच्छे दिन आने वाली बात समझा रहे हैं। या अच्छा शब्द उस बुरे दौर के संदर्भ में होता है जिससे मरीज गुजर रहा होता है, इसीलिए अच्छे दिन लाने से मतलब बुरे दिनों को दूर करने से था। अब यहां पर कुछ स्पिन भी दी है प्रधानमंत्री ने। अगली बात, अगला हमला जो बोला है और सफाई भी दी है लगे हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो है भूमि अधिग्रहण को लेकर। भूमि अधिग्रहण पर क्या बोले? भूमि अधिग्रहण बिल मेरे लिए जीवन या मरण का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं। ये वो शख्स हैं, उस सरकार को चलाने वाले शख्स, तीसरी बार मियाद बढ़ा दी है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की। अब कह रहे हैं जीवन या मरण का ये विषय नहीं है। चौथा, वो 15 लाख रुपए भी आने वाले थे, उसे चुनावी जुमला बता दिया अमित शाह ने। काले धन की बात, इस पर जवाब दिया। पिछली सरकार को काले धन पर बोलने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे कार्यकाल में, चौथा, वो 15 लाख रुपए भी आने वाले थे, उसे चुनावी जुमला बता दिया अमित शाह ने। काले धन की बात, इस पर जवाब दिया। पिछली सरकार को काले धन पर बोलने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में माफ कीजिएगा, इस विषय पर कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने कानून का इस्तेमाल करने वालों में कौन कौन लोग थे? 3 लाख किसानों को आत्महत्या को मजबूर करने में किसका हाथ था? इस बारे में बातचीत करने का 1% भी नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। और एक और अहम मुद्दा, इस पर मैं चर्चा भी करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा के बारे में रक्षा कर्मियों से विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारी सरकार यहां 5 साल के लिए है, तो क्या रुकना भी पड़ सकता है एक्स फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने में? क्योंकि अब 4 साल और भी इंतजार करना पड़ सकता है। 25 मई को कहीं ना कहीं घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। और ये हमले, ये सफाई, प्रधानमंत्री के ये बयान क्यों देने पड़े? इसके पीछे भी एक वजह है। पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उसमें 2-3 बातें आएंगी। राहुल गांधी किस तरह से विपස්සना करके आए, जो भी करके आए, 56 दिन बाद भारत लौटे तो एक के बाद एक बाउंसर्स कैसे मारे थे, उसकी एक वानगी दिखाता हूं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। यही बीजेपी का तरीका है। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी। तो राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसीलिए इन बाउंसर्स पर अब हुक लगाते दिखाई दे रहे हैं। जो बात मैंने शुरू में भी की, सिलसिला यही नहीं रुका है। पिछले 40 दिनों में और बाउंसर्स भी मारे राहुल गांधी ने। एक और दिखाता हूं आपको। जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले।
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। ये सूट बूट का काम नहीं चलने देंगे। तो ये तीखी जो नोक झोंक में तब्दील हो गया है, ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी। लेकिन पहले राहुल ये समझाइए, राहुल पर हमला हो रहा है, आप पर नहीं, राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है कि सूट केस की सरकार से बेहतर है सूट बूट की सरकार। ये सूट बूट को लेकर इतना टची क्यों हो रहे हैं? बीजेपी वाले प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ रहा है सूट बूट की बात को लेकर, थोड़ा अजीब लग रहा है। संदीप, उसका संदर्भ है, और वो आप जानते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा यहाँ आए थे और उसके बाद वो एक जो बहुत खास सूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए पहना था, जिसके 10 लाख का सूट कहा गया, जिसमें उनका नाम सुनहरे धागे से खुदा हुआ था, उसमें बुना हुआ था, उसकी जो आलोचना हुई और उसके बाद उनके कपड़ों को लेकर उनके कह लें कि ड्रेसिंग अप का जो प्रेम है, वो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि बात चुभी है, क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर लोगों ने इस पर टिप्पणियां की हैं। और राहुल गांधी से शायद उनको उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन वो बात चुभी है, सही है, और उसकी प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं कि खुद वो भी अब जवाब दे रहे हैं। हालांकि जो वो कह रहे हैं उसमें दम है। अब सूटकेस की बात उन्होंने की है, तो आपको भी याद होगा कि सूटकेस का भी एक ऐतिहासिक संदर्भ है। बिल्कुल है कि एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जब वो प्रधानमंत्री थे, तब उनके ऊपर सीधा आरोप 23 साल पुराना लगाया था, करोड़ रुपए एक सूटकेस कि हम सूट दिए गए थे, सूटकेस में लेकर मैं गया था, मैंने खुद उनको दिया था। हाँ। तो ये भी एक राजनीतिक जवाब है, और वो याद दिला रहे हैं कांग्रेस को उसके इतिहास की बात। तो चोट भी कहीं पहुंची है, और चोट के जवाब में एक और राजनीतिक गहरी चोट उन्होंने की है। इसी संदर्भ में इसको देखना चाहिए। तो अखिलेश बाबू, अब जो ये सूट केस की सरकार, 23 साल पुराना वाकया याद दिला दिया यहां पर राहुल देव ने, लेकिन एक और बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले, काले धन की बात करने वाले, गरीबों के प्रति अचानक प्यार जो उमड़ा है कांग्रेस का, क्या गरीबों का फायदा हुआ कोल आवंटन घोटाले में, स्पेक्ट्रम घोटाले में, कॉमनवेल्थ घोटाले में? इन घोटालों से इनके दाग आप नहीं छुड़ा पाएंगे, ये आपका पीछा, आपके दामन का पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये बात मानेंगे आप? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को 1 साल पहले तक तो भारत में पैदा होने वाले लोगों को भी शर्म आती थी, तो वो कैसे ये मान लेंगे कि इस देश में 60 सालों में कोई काम हुआ है? क्योंकि वो खुद भी अपमानित रहते होंगे। हो सकता है तमाम भाजपा के लोग आत्महत्या कर लिए हों इस देश में पैदा होने के नाते, क्योंकि इतना घृणित ये देश था 60 साल पहले, इतना पिछड़ा ये देश था, जैसा चित्रण करते हैं। इस मोदी जी के 1 साल में आने के बाद अखिलेश बाबू, तंज में ही, जुमलों में ही सारी चर्चा करेंगे क्या? गंभीर विषय है ये देखिए, राजनीतिक परिचर्चा आज की तारीख में जुमलेबाजी तंज में हो गई, तो अब चर्चा हम करने लगे। आप धीर गंभीर व्यक्ति हैं। मैं उसी का, संदीप भाई, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों का हवाला देके कह रहा हूं, और एक बार नहीं अनेकों बार ये भाषा वो बोल चुके हैं, दुनिया की धरती पे बोल चुके हैं। एक प्रधानमंत्री जो इस देश का अपमान करता हो, और इस देश का जो अपमान कर रहा है, कश्मीर में जो झंडे फहरा रहा है, उसको 1 घंटे में बेल मिल रही है, और जो मोदी की निंदा कर दे रहा है उसको 15 मिनट में जेल मिल रही है। तुलना देखिए, देश का अपमान करने वाले को कोई छू नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ये ताल ठोक रहे हैं, बैठे हुए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, कोई नहीं छू रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री मोदी ये ताल ठोक रहे हैं, सीना चौड़ा करके वो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। CWG घोटाला कहां जाता है? कहने को कोल स्पेक्ट्रम कहां जाएगा? मैं वही कह रहा हूं, उनके कहने पे मत जाओ, उनको खुद भी नहीं याद होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान मैं कहता हूं, उनको खुद भी नहीं याद होगा कि कब किस विषय पे क्या कहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ
कुछ कहते रहना है, तथ्यों पर नहीं कहना है। नहीं नहीं, आप बताइए, बताएं, घोटाला जो हुआ ये है क्या बता कोई? रहे हैं, घोटाला हुआ है क्या कोई? अरे जब सारे गडकरी जी का क्या हुआ है जो सीएजी ने बताया, आप जितने जहां से ये सोर्सेज हैं इन चीजों की जानकारी आने की, वो डिफंक कर दीजिए, हटा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान से पुलिस और थाने बंद कर दीजिए। आपके कागजों में कहीं कोई क्राइम नहीं होगा, फिर आप कहें कि घोटाले हुए नहीं। सीएजी को आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के लिए मत जाओ, अदालत को अलग धमकाएंगे, सीआईसी को अलग करेंगे। सारे जो हमारे संस्थाएं हैं जो नियंत्रित रखती हैं इस तरह के अनहोनियों पे, जो लोग गलत करने का करते हैं, गलत किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उन पे नजर तो यही रखते हैं और यहीं से चीजें निकल के आती थी। उन चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया। कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। घोटाला कैसे नहीं हुआ भाई? आप गिनते जाइए एक एक करके, सारे दौरों में कौन सा जाता है? क्यों इतनी इतनी बड़ी डीलों में सिर्फ उन्हीं की डील होती है? ये सब कैसे पता लगेगा? हमारे साथ महेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। आप ये अखिलेश बाबू, प्रधानमंत्री हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। जी जी नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, सूटकेस की सरकार, सूट बूट की सरकार, इन दोनों की तुलना हो रही है। प्रधानमंत्री का बयान कि सूटकेस की सरकार से बेहतर है हमारी सूट बूट की सरकार। अगर लोग कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, वो कहते हैं सूट बूट का जिक्र करने वाले दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पर आप इसे सूट बूट को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? क्या देश का प्रधानमंत्री हो, आप मंत्री हैं, क्या आपको अच्छे परिधान, अच्छे वस्त्र पहनने का भी हक नहीं है? इस पर क्यों जवाबी कार्रवाई हो रही है और इतनी तल्खी से, इतने हमलावर तरीके से? देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इस विषय को उठाया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, वास्तव में एक दिवालियापन का प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार किसी के वस्त्र पर, और वो वस्त्र किसी ने भेंट में दिए हो, वो 10 लाख के हैं या 10 करोड़ के हैं, अगर किसी ने गिफ्ट दिया है किसी को उनको, तो मैं समझता हूं उस पर पूर्ण पर इस विषय को उठाना, और वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं था। और उसके तो बाद आपको जवाब देना कितना उचित है? जब इग्नोर कर दीजिए। जब इसकी अति हो चुकी कि आखिरकार उन्होंने सवाल इसको जब उनके पास मतलब आपको लगता है परसेप्शन के गेम में कहीं हार रहे हैं आप? सूट बूट और इनके पास कोई विषय ही नहीं होता था, सूट बूट की सरकार से शुरू और सूट बूट की सरकार पर खत्म। तो मैं समझता हूँ उसका जवाब भी उनकी भाषा में मिलना का, बहुत जब तक काफी देर इंतजार कर लिया तो उसकी भाषा में उनका जवाब देना जरूरी था कि आखिरकार उन घोटालों की सरकार से जब सुबह काले पन्ने से शुरुआत होती थी, ये सरकार की शुरुआत चाहे टेलीविजन के पन्नों पर हो या अखबार के पन्नों पर हो, जब शुरुआत ही भ्रष्टाचार के घोटालों से होती है तो उससे तो बेहतर हमारी सूट बूट की सरकार। पर ये भ्रष्टाचार की जब बात आती है ना डॉक्टर महेश, और आप जानते हैं सार्वजनिक जीवन में आपका लंबा तजुर्बा रहा है। जी जी। 2005 में कोई हमें आहट भी नहीं थी कि ऐसे घोटाले अनफोल्ड होने वाले हैं, ना 2006 में, ना 2007 में, ना 2008 में। ये शुरू हुआ सिलसिला 2009-2010 से। तो आज कहीं ऐसा ना हो कि 2-3-4 साल बाद आपको यही शब्द वापस रिविजिट करने पड़े। देखिए, पूछ के पांव पालने दिख जाते हैं और हमारी सरकार का एक इतिहास रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का 5 साल का भविष्य आपके सामने है, और उससे पहले ये कांड कहीं चाहे बोफोर्स घोटाले से लेकर और हेलीकॉप्टर घोटाले तक से लेकर आदर्श सोसाइटी, इतने कांड हो चुके हैं कि अब लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था इस सरकार पर। और इसलिए आज हम तो अभी 1 साल है, आगे आने वाला समय होगा तो आपका स्वागत है। अगर कोई ऐसे कदम हमारी तरफ से हो तो आपको स्वागत है कि अगर आप उस विषय को ये सूट बूट के चक्कर में राहुल, सूट बूट के चक्कर में दरअसल असल मुद्दों पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है क्या? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। सूट बूट की बात कर रही है कांग्रेस। 2008 का मुझे वो वाकया ध्यान आता है, मुंबई पर वो बर्बर हमला हुआ था, नृशंस हरकत की थी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री, वो न जाने कितनी दफा उन्होंने एक ही दिन में कपड़े बदल लिए तो उनको राज्यपाल बना दिया गया पंजाब का। मैं शिवराज पाटिल की बात कर रहा हूं। सूट बूट की बात करना मुझे ऐसा लगता है कि हम मुद्दों से भटक जाते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर आज जवाब दिया, और जवाब में मुझे एक स्पिन की फीलिंग आई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राहुल, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कि भाई बुरे दिन चले गए
तो मतलब ये है बुरा दौर गुजर गया तो अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन का तो मैंने इस्तेमाल कुछ इस कदर किया था कि किसी बीमार से मिलने जाते हो तो कह के जाते हो, डॉक्टर महेश शर्मा तो जानते ही हैं, रोज बीमारों से ही मिलते हैं कि भाई अच्छे हो जाओगे। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था, ये यहां स्पिन आ गई है क्या राहुल? स्पिन है निश्चित रूप से, क्योंकि ये बात उतनी जिस सहज भाव से आज प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, उसको जितना आम बना रहे हैं, उतना उस समय ये जुमला था नहीं जब इसका प्रचार अभियान में लगातार एक नारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और मतलब एक तरह से ये एक उन्होंने ही गढ़ा था जुमला, एक कैच फ्रेज था, और इसका बहुत भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया अपने लगभग हर भाषण में। और केवल इस एक वाक्य से एक उन्होंने एक हवा बनी कि सब बदल जाने वाला है, सब बहुत अच्छा हो जाने वाला है, सब सुधर जाने वाला है, और जो कुछ गड़बड़ था सब दूर हो जाएगा, और अचानक सब बहुत बढ़िया तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इस चुनावी वादे, इस चुनावी जुमले से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस करते दिख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी? राहुल, नहीं, वो करने की जरूरत अब पड़ गई है, क्योंकि अब हर बात पर बीजेपी के और इस सरकार के हर नेता को इस पर तंज किया जा रहा है, उससे सवाल पूछा जा रहा है। और अब वो जो एक समय एक बहुत ताकतवर जुमला था, वो आज पलटकर एक अपने कोई उसको नुकसान पहुंचाने का हथियार बन गया है, और इसका कोई सही जवाब देते बनता नहीं है, कठिन है। क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि अच्छे दिन आ गए, और वो पूरी तरह कभी आएंगे ये भी कहना कठिन है। तो प्रचार अभियान में ऐसा अक्सर होता है, और हर पार्टी के साथ होता है कि आप जो वायदे करते हैं, जो उम्मीदें जगाते हैं, और जब असलियत आपकी सत्ता में आने के बाद उसकी उल्टी होती है या उतनी नहीं हो पाती, तो फिर आपको जवाब देने में दिक्कत होती है। तो उस कुछ कॉर्स करेक्शन होते दिख रही है, बच के निकलने की एक कोशिशें हमें दिख रही है। डॉक्टर शर्मा, कुछ कॉर्स करेक्शन हो रही है, कुछ जुमलों में, कुछ वादों में भी। और यहां पर भूमि अधिग्रहण की बात करूंगा, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रामीण अंचल की हकीकत को भी जानते हैं। ये मैंने पहले भी आपसे पूछा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल मेरे लिए जीवन या मरण का विषय नहीं है, ना ही मेरी पार्टी या सरकार का एजेंडा है। मुझे थोड़ी बात समझ नहीं आई। उस दिन कह रहे हैं जिस दिन तीसरी बार कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल मेरे लिए जीवन या मरण का विषय नहीं है, ना ही मेरी पार्टी या सरकार का एजेंडा है। मुझे थोड़ी बात समझ नहीं आई। उस दिन कह रहे हैं जिस दिन तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद बढ़ा दी आप लोगों ने। अब ये जीवन मरण का सवाल नहीं है, ये एजेंडा नहीं है पार्टी का या सरकार का। समझाइए थोड़ा। देखिए, तीसरी बार इस पर अध्यादेश लाने के लिए पार्टी ने अपनी स्पष्ट नीति ये बताना चाहा है कि ये हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, बनाया है बल्कि देश को विकास की पटरी पर ले जाने के लिए अगर किसान को क्या उद्योग नहीं चाहिए, क्या रेल नहीं चाहिए, क्या बांध नहीं चाहिए, क्या पुल नहीं चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भूमि अधिग्रहण का अगर सबसे अधिक, अगर मेरे क्षेत्र नोएडा और आसपास का जो गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र है, भूमि अधिग्रहण का सबसे अधिक अगर असर पड़ा है तो अपने इस क्षेत्र पर पड़ा है, जहां पर पिछली सरकारों ने किस तरह से भूमि अधिग्रहण किया। बिल्डरों का शहर, ये नोएडा एक औद्योगिक नगरी के रूप में बसने को साथ था, एक औद्योगिक नगरी की बजाय ये बिल्डरों का शहर बस गया, और आज कोर्टों को यह आदेश देना पड़ा कि उनको डॉक्टर शर्मा, उस विषय पर डॉक्टर शर्मा, माफी से आपसे कम तजुर्बा है, मुझे माफी से रोकना चाहूंगा। नोएडा जो ये बिल्डर माफिया यहाँ पर घर कर गया और करोड़ों अरबों कमा गए, उसमें भूमि अधिग्रहण बिल का कुछ नहीं था सर। दरअसल वैसे भी भूमि अधिग्रहण स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारें करती हैं। हमारे देश में दरअसल सबसे बड़ी इंडस्ट्री पता है क्या है, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर, वो CLU इंडस्ट्री है, चेंज ऑफ लैंड यूज। थोड़े पैसे खिलाओ जो सत्ता में होता है, जो लखनऊ में बैठा है, और नोएडा में जो खेल करना है वो कर लीजिए। उसमें भूमि अधिग्रहण को मत लाइए, ये कंफ्यूज हो जाएगा, व्यूअर को कंफ्यूज मत कीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूं। अगर प्रदेश सरकारों पर इस भूमि अधिग्रहण बिल का असर नहीं पड़ रहा तो मुझे ये बताएं, तो आखिरकार ये विपक्षी पार्टियां क्यों चिल्ला रही हैं? जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां ये अपने सलाह मशवरा कर लेते, जो कुछ करना चाहती हैं करें, सलाह मशवरा करते ना। बिल का असर प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकारों ने कहा कि कानून में 2013 के कानून में बदलाव करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा था तो वाइडर कंसल्टेशंस कर लेते। देखिए, कंसेंसस से ही जो 2013 का बिल लाया गया,
उसमें जो कमियां लाई गई, आखिरकार वो चिट्ठियां दिखाई गई हैं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने लिखी हैं। गडकरी जी ने अपनी एक पुस्तक निकाली है, उस पुस्तक में उस चिट्ठियों का विवरण है कि कौन कौन सी चिट्ठियां आपने भी तो हैं। हाँ की थी, और आखिरकार इस विषय पर जब सहमति बनी, आपने भी हाँ की थी। आपकी मौजूदा विदेश मंत्री एलओपी थी लोकसभा में, एलओपी थे राज्यसभा में मौजूदा वित्त मंत्री, आपकी सहमति थी। नहीं, हमने इसे स्वीकार किया है, हमारी स्वीकृति थी। लेकिन जब है 1.5 वर्ष तक, 1.25 वर्ष तक अब 1 इंच भी जमीन उस भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से अधिग्रहित नहीं हो पाई, तो आखिरकार क्या हम इंतजार करते हैं? आने वाले सालों का इंतजार करते हैं, या विपक्ष की खाली राजनीति का कर किसानों को इस बिल का अगर सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होना है तो वो किसान को होना है। और अब इस बिल में 1 इंच भी जमीन किसी बिल्डर को, किसी उद्योगपति को, किसी कॉर्पोरेट घराने को देने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो अखिलेश बाबू आप इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये बात सरकार लगातार कह रही है कि भाई आप खामा तिल का ताड़ बना रहे हैं, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री, किसी निजी शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। और आज की बड़ी खबर यह है, और इस पर मैं आपका रिस्पांस चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है, बकौल प्रधानमंत्री एएनआई को जो इंटरव्यू दिया है, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप शायद आपने भी पढ़ लिया ना सर, आप जानते हैं मैं किस तरफ आ रहा हूं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून की जरूरत नहीं है जमीन की लूट करने के लिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा राजस्थान, हरियाणा, शिमला, दिल्ली वगैरह वगैरह में किया। राजस्थान का मैं मतलब यह निकाल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया है, कि वो रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा मतलब रॉबर्ट वाड्रा, शिमला में प्रियंका गांधी की जमीन है, वो सीधे रॉबर्ट वाड्रा, उनकी धर्मपत्नी प्रियंका गांधी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, इस पे भूमि अधिग्रहण पे बहुत बातें हो चुकी हैं और बीजेपी सिर्फ, मैं झूठ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, झूठ बोलने की लेटेस्ट मशीन है। मतलब रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन में नए एक्ट से हिंदुस्तान कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ। सब सुना, एक एक करके जवाब दूंगा, एक एक करके जवाब आने दीजिए ना, दे रहा हूं। तो इतना लंबा सवाल बहुत लोग बोले हैं। पहले, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में भूमि अधिग्रहण हुआ है इस नए कानून से, आगरा लखनऊ हाईवे एक्सप्रेसवे का। मैं रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा भूमि अधिग्रहण हो ही नहीं पाई है। कहीं किसी ने सुना कोई शोर हुआ? नहीं, एक एक भाई जो झूठ बोला जा रहा है झूठ तो बताने दो। और जो लोग आपत्तियां तब तक करते हैं जब तक कोई चीज सर्वसम्मत से पास ना हो जाए। जब एक बिल इन्होंने मिलकर पास कराया तो क्यों ला रहे हैं? वो साफ है, क्योंकि अपने मित्रों के लिए, जिसके पास फ्यूचर में जमीन होगी वही इस देश का सबसे बड़ा धनाढ्य होगा। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की, आप लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। वो कौन पाएगा? यही तो कह रहे हैं कि जमीन की लूट के लिए भूमि अधिग्रहण कानून की जरूरत नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, जिसके पास रसूख है और जिसके पास उनकी बात सुनने के लिए राज्य सरकारें हैं, तो वो अपना काम करा सकता है। यही तो कह रहे हैं चौधरी साहब। तो ये उनके पास सत्ता है, उनके पास मेजॉरिटी है, क्यों नहीं कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं? अपने मित्रों से कंफ्यूजन दूर करने की शुरुआत करें, जो उनके एलाइज हैं वो दूर कर दें। देखिए, अभी सूट बूट की बात हुई, सिर्फ उस पर्टिकुलर सूट के नाते मोदी जी परेशान नहीं है। वो एक चेहरा बन गया है, एक आइडेंटिटी बन गई है मोदी जी की। सूट बूट मतलब गरीब की जगह नहीं है, सिर्फ धनाढ्य लोगों की जगह है। संदीप, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल तो है माननीय मोदी जी। और इसलिए ये सरकार सूट बूट पे इतनी इसको। चलिए, राहुल यहाँ पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। अखिलेश बाबू आपकी बात सुनी। राहुल सवाल पूछना चाह रहे हैं। राहुल, आपके सवाल से ही अगला सेगमेंट स्टार्ट करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, ब्रेक के बाद आपके सवाल से ही चर्चा शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग अब और तेज हो गई है और तीखी हो गई है। और आज प्रधानमंत्री ने पलटवार किया है 2 इंटरव्यूज के जरिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। राहुल, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं अखिलेश जी से एक सवाल पूछना चाहता था। संदीप, अखिलेश जी नमस्कार।
वैसे तो मित्र हैं आप, लेकिन जब ये किसानों के मामले पर, भूमि अधिग्रहण के मामले पर एक सीमा से ज्यादा कांग्रेस अब जब ज्यादा आक्रामक हो रही है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। हुआ ये है कि जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा कई दशकों में एक जो कृषि का संकट पैदा हुआ और इस बार मौसम की वजह से जो किसानों में तकलीफ पैदा हुई, उसका फायदा उठाकर आप उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर इतनी जितनी बहसें हुई हैं, हमने जब भी तमाम अलग अलग चैनलों पर अपने पत्रकार मित्रों को किसानों से और उनके युवाओं से पूछते हुए सुना है कि आप किस खेती करना चाहते हैं या आप नौकरी चाहते हैं, अधिकांश ने कहा है कि हम नौकरी करना चाहते हैं। जब ये सरकार ये कह रही है कि भाई हमने इसमें जो कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के सुझाव भी शामिल किए गए हैं, और उसमें वो साफ साफ दो टूक कह रही कि किसी भी निजी उद्योगपति को, व्यापारी को सरकार देने के लिए सरकार नहीं लेगी, नाम लेकर कह रही है नहीं लेगी। कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रक्षा प्रोजेक्ट्स के लिए, अस्पतालों के लिए, इस तरह के कामों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। कुछ ही जगहों पर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि हर सड़क, पूरी की पूरी सड़क दोनों तरफ ले ली जाएगी। तो आप थोड़ा सा अगर संयमित रखें अपनी आलोचना को तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसान आज आपके साथ हैं। इसका जवाब दीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा अखिलेश बाबू। अखिलेश बाबू, और यहाँ पर ये एक बड़ी विडंबना है, एक अजीबोगरीब राजनीति हो रही है। आप भूमि, मैं थोड़ा सा एक जोड़ दूं, एक पूंछ जोड़ रहा हूं आपकी इजाजत से। 2013 में कानून आप पास कराते हैं, फंसा देते हैं बीजेपी को समर्थन के लिए। आज आप मुखालफत कर रही है, अजीबोगरीब खेल चल रहा है। सत्ता में सुर कुछ और, विपक्ष में बैठने पर सुर कुछ और। पहली बात, राहुल देव जी ने जो कहा कि किसान चाहते हैं, ये पूरी तरह से गलत कहा। क्योंकि जिस दिन माननीय मोदी जी ने किसानों से मन की बात की थी, उस दिन हिंदुस्तान का हर चैनल हिंदुस्तान के हर 8-10 प्रांतों में लाइव कर रहा था, और सारे चैनल पे करीब करीब मैं था, और हर जगह लाइव किसानों ने मोदी जी को कोसा था इस अध्यादेश के बिल को। दूसरी बात, क्या परिवर्तित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? सारे चैनल पे करीब करीब मैं था, और हर जगह लाइव किसानों ने मोदी जी को कोसा था इस अध्यादेश के बिल को। दूसरी बात, क्या परिवर्तित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? बताओ तो। आपने मिलके, आपके ही वरिष्ठ नेता माननीय दो जो सदन में अभी हैं, गृह मंत्री और विदेश मंत्री जी, इनके परिवर्तनों के साथ ये बिल पास किया गया था। तो कौन सी ऐसी खराब चीज थी और कौन सी ऐसी आप चीज नहीं ला रहे हैं? हाँ। और जो अभी राहुल देव जी ने कहा कि नहीं दी जाएगी, बिल में ये सब नहीं है। क्यों जोड़ा गया है कि जो हाईवे बनेंगे उसके 1 किलोमीटर दूर तक जमीनें एक्वायर होंगी? किसके लिए होंगी? ये किस लिए है? हाईवे के लिए। लो भाई, पतला सा जो हाईवे जाता है 70, 80, 90, 100 मीटर का, 200 मीटर का, आप दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर क्यों ले रहे हो? ये समझ में सबको आता है। और ये इसका दर्जनों बार जवाब दिया जा चुका है कि हिमायती सरकार नहीं है। नहीं अखिलेश बाबू, फिर तो सवाल तो ये भी उठेंगे कि बीकानेर में आप जमीन खरीद, एक शख्स जमीन खरीदता है। नहीं अखिलेश बाबू, सवाल देखिए, सुन तो लीजिए। नहीं मेरी बात हो जाए, हाथ रख रहा हूँ प्लीज। नहीं मेरी बात हो जाए, फिर सुनाइएगा। हाँ, नहीं मेरी बात 1 मिनट कंप्लीट हो जाए ना, सेंटेंस भूल जाऊंगा मैं। हाँ, गुजरात से ज्यादा लैंड एक्विजिशन कहीं नहीं हुआ है। हाँ। और 1-1 रुपए पे 1-1 एकड़ जमीन दी गई है। कितने रोजगार मिले? आज देखिए विडंबना क्या है, रोजगार नीचे जा रहा है, खेती नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, पर कैपिटा इनकम नीचे जा रहा है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर नीचे जा रहा है, और रुपया नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रहा है। जीडीपी बढ़ रही है। भैया ये घपला कहां से हो रहा है? आप एक चीज पर हम करेंगे चर्चा जो प्लस में हो। नहीं ये जो जमीन का खेल है ना अखिलेश बाबू, लेकिन मैं थोड़ा सा अगला टॉपिक भी उठा लूं। अखिलेश तो मैं 1 मिनट राहुल आपकी इजाजत से अगला टॉपिक भी उठा लूं, सिर्फ एक कमेंट देते हुए कि ये जो जमीन का खेल है ना, ये भूमि अधिग्रहण के इर्द गिर्द ही पूरी जो चर्चा होने लगी है। दरअसल खेल तो और भी होते हैं कि बीकानेर में आप जमीन खरीद लीजिए, वहीं पर फिर रिफाइनरी लगने लगती है, तो जमीन आपने खरीदी 1 रुपए में, दाम हो गए 15 रुपए। ये भी खेल होते हैं,
ये देश जानता है। हमें इन खेल की तह में जाने की जरूरत है। राजनीति कम स्वेच्छा से किसी की खरीद फरोख्त को आप कैसे रोक सकते हैं? चलिए वो ठीक है, स्वेच्छा से किसी की खरीद मुझे भी बता दीजिए, हमें पता नहीं है दिव्य स्वप्न क्यों नहीं जो आते? रेवेन्यू एक्ट के दायरे में है ये दिव्य स्वप्न मुझे क्यों नहीं आते? मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, मुझे नहीं पता लग पाता कि वहां जमीन खरीद लूंगा तो 6 महीने बाद ही 15 गुना हो जाएगी। महेश शर्मा, ये काम छोड़ के मोदी जी से सीख लीजिए। चलिए महेश शर्मा, मेरा अगला सवाल काले धन से जुड़ा। महेश शर्मा, क्योंकि सारे मुद्दे आ जाएं, काले धन की बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार को काले धन पर बोलने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस विषय में कुछ नहीं किया। ये अजीबोगरीब तर्क है। सरकार में आप हैं, अब तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। कोई भी पूछे, अब पहले आप ये देखेंगे सवाल पूछने वाला कौन है। सीधा सवाल का जवाब दीजिए, काला धन आएगा कि नहीं आएगा, या ये चुनावी जुमला है जो अमित शाह कहते हैं? 5 सेकंड में अखिलेश जी की निराशावादी सोच की बात बता दूं कि वो कह रहे हैं सब कुछ नीचे गया, रुपया भी नीचे गया, एक्सपोर्ट भी नीचे गया, लेकिन देश की प्रगति ग्रोथ रेट 7.3% आगे बढ़कर चाइना को भी क्रॉस कर गया। आखिर ये क्या दिखाता है? भूमि अधिग्रहण पर मैं एक छोटा सा उदाहरण 10 सेकंड का उदाहरण देकर, दादरी में एक रेलवे फ्लाईओवर बनना था 12 साल से, 300 गज जमीन एक किसान अटका हुआ है कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। 12 वर्ष में राष्ट्रीय क्षति हुई है। और आप जिस काले धन की बात कहना चाहते हो, तो मैं समझता हूं खाली इस वक्त जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, जब कुछ ना मिले तो उसने कहा हमारे कहावत होनी है कि उस पंचायत में खराब करो, आवाज उठाओ, जोर से चीख चिल्लाने लगो। आज कांग्रेस उस राजनीति की तरफ जा रही है। काला धन के लिए इनके पास पूरा समय था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया, 2.5 साल लगे इनको उस काला धन पर जांच बिठाने के लिए। हमारी सरकार ने 2.5 दिन में आते ही SIT बैठा दी। क्या ये अच्छी शुरुआत नहीं है? क्या उस बिल के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, उसके बाद काले धन के लोगों को सजा देने के लिए आज एक कानून पास किया है जिसमें 10 वर्ष की सख्त सजा और 300% तक जुर्माना। बाहर से जो पैसा आना था उस पर क्या किया? मनोज इच्छा को नहीं जाहिर करता कि भारत सरकार कितनी चिंतित है। 1 मिनट आ रहा हूं अखिलेश बाबू। और खास तौर पर जो काला धन विदेशों में जाए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये दोनों विषय काले धन पर भारत सरकार की, वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति को जाहिर नहीं करता है? डॉक्टर महेश शर्मा, काला धन, डॉक्टर महेश शर्मा, हमें यहाँ पर PhD नहीं करनी है काले धन पे। मैं डेजिटेशन लिखने के लिए नहीं बैठा हूँ। आम आदमी के जहन में सीधा सवाल ये है। 1 मिनट अखिलेश बाबू, आने दीजिए, रिस्पॉन्स आने दीजिए, क्योंकि काले धन पर फिर गोलमोल होने लगता है। मंशा क्या है, इच्छा क्या है? 10 साल की सजा होगी, 8 साल की होगी कि 20 साल की होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपका वादा था काला धन आएगा, अलग अलग आंकड़े, कोई भी आंकड़ा 2 लाख करोड़ से नीचे का नहीं था, और यहां पर आंकड़ा 2000 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा है जितना पैसा आया है वापस। हकीकत यह है डॉक्टर महेश। देखिए, हमने दिखाया कि जिस इच्छा शक्ति से, आपको भी पता है, कम संविधान के दायरे में विदेशों के साथ जो हमारे संबंध है, विपक्ष में नहीं पता था, चुनाव से पहले वादा करते वक्त नहीं पता था। जो वादा करते वक्त हमने कहा था कि हम लाएंगे, उसकी प्रयास की शुरुआत हो गई है। हाँ। और आज से 4 दिन पहले आज स्विट्जरलैंड की सरकार ने अंदर 5 नाम जाहिर किए हैं। इसकी शुरुआत की अच्छी शुरुआत हो चुकी है कि पूरा विश्व पटल आज इस बात के लिए सहमत है कि काले धन के लिए कोई भी प्रदेश, आज भी आप हमें पाठ पढ़ाते हैं कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट आड़े आ जाता है। अभी DTAA का आंकड़ा नहीं बताने लगते, वो पेंच नहीं बताने लगते क्या? मैं कुछ जवाब दूंगा। जी बताइए जल्दी से, मुझे एक और मुद्दा उठाना है। जी, मैं काले धन पर भारत की सरकार ने जो जैसे सत्ता में आ गए हैं, इनका पहला बयान क्या था? सत्ता में देश में उसकी बात भी शुरू हो चुकी है। सत्ता में आते ही माननीय मोदी जी का पहला बयान था कि मुझे नहीं पता कितना काला धन कहां है। सत्ता में आने के दिन तक 2,80,000 करोड़ रुपए के इनके पास जानकारी थी। सत्ता में आने के पहले तक बोलते थे कि जो नाम आए हैं तुरंत सार्वजनिक करो। सत्ता में आते ही कहा हम नहीं सार्वजनिक करेंगे। सत्ता में आने के पहले तक बोलते थे कि 15 लाख रुपए 100 दिन में ला के दूंगा, मुझे पता है 2 दिन में सारे पैसे ला दूंगा।
इन्होंने कहा वो तो जुमला था, रुपए कहाँ है मुझे नहीं पता। इन्हीं के बयान बता रहा हूं जो सदन में और बाहर रखे गए हैं। और देखिए फिर मैं कह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक अपने प्रधानमंत्री को झूठा कहूं कि कुछ नहीं किया। माननीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी सदन में व्हाइट पेपर रखे थे, सदन में उन्होंने बताया था कितने रुपए हम ले आए हैं ब्लैक मनी का, किन किन देशों से क्या क्या हम एग्रीमेंट किए हैं, किन किन देशों से कितने रुपए पेनाल्टी स्वरूप कितने लोगों ने जमा किया इस देश में, वो बाकायदा सूची रखी गई थी। और उसके बाद भी एक प्रधानमंत्री कहें कि कुछ नहीं किया, उनको बोलने। चलिए अब आखिरी सवाल है मेरा, इस चर्चा का आखिरी सवाल महेश शर्मा आपसे शुरू कर रहा हूं। कम से कम अखिलेश बाबू आखिरी सवाल, 3 मिनट है मेरे पास और मैं इक्वली डिवाइड करना चाहूंगा। महेश शर्मा, दरअसल इस खेल में ये जो तीखी नोक झोंक हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी बनाम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जो ये खेल है, राहुल गांधी, मैं 40 दिन पीछे ले जाता हूं, 39 दिन, 20 अप्रैल को सूट बूट वाली सरकार है, ये बयान दिया लोकसभा के पटल पर। राहुल गांधी उस वक्त दरअसल देश भर में हंसी का पात्र बने हुए थे कि कहां है राहुल, ढूंढाई हो रही थी, 56 दिन से गायब थे। वो आए और ऐसी बाउंसर्स मारी, शब्दों के जुमलों के ऐसे तीखे वार किए कि दरअसल आप उस खेल में फंस गए। प्रधानमंत्री 1 साल पूरा होने के मौके पर मथुरा जाते हैं, अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में 40 से ज्यादा बार गरीबों की बात करते हैं। ये पॉवर्टेरियनिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है ना, जिसके चलते यूपीए का बंटाधार हुआ, आप उसी खेल में तो नहीं फंस गए हैं। आप राहुल का दरअसल कद और तो नहीं बड़ा कर रहे हैं। महेश शर्मा, 57 दिन के मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान प्राप्त करने के बाद राहुल जी को एक चीज नजर आई, सूट बूट की सरकार। और उसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री जी, जो स्वयं जिन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को खाया है, गरीबी को पिया है, गरीबी में रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं, अगर ये कहना डॉक्टर महेश शर्मा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोकसभा में बैठते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, ये सिर्फ सूट बूट की बात नहीं है। जो भी वार किया राहुल गांधी ने, 0 आवर का जबरदस्त इस्तेमाल किया, जिसमें मंत्री को खड़ा होने के जवाब देने की भी कोई बाध्यता नहीं है। उनके जवाब देने के लिए कौन कौन खड़े हुए, नाम गिनवाऊं? अरुण जेटली से लेकर वेंकैया नायडू से लेकर हरसिमरत कौर बादल से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम लोग आपके खड़े होकर जवाब देने लगे। आपने राहुल गांधी का कद और बड़ा कर दिया, टॉकिंग पॉइंट बना दिया आप लोगों ने। आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी का कद छोटा है कि हमने बड़ा कर दिया? ये तो 44 सांसदों की पार्टी की अगुवाई करने वाले शख्स को आपने टक्कर में ला दिया। मंत्रियों को राहुल, आप मेरे एनालिसिस से इत्तेफाक बात की तायद करता हूं कि आपने माना कि राहुल गांधी का कद छोटा था, हमारे लोगों ने खड़ा 44 लोगों की बात का उसका 44 सांसदों की पार्टी की अगुवाई कर रहे थे, वो टॉकिंग पॉइंट नहीं थे, आज टॉकिंग पॉइंट बन गए हैं। राहुल, दूसरे राहुल से जुड़ा जो मेरा सवाल है, आप मेरे सवाल से इत्तेफाक रखेंगे? उनके पास कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं थे, इसलिए वो सूट बूट की सरकार का विषय उठाकर चल पड़े। संदीप, कोई और विषय न होने के कारण मैं आपकी बात की तायद कर देता हूं। दूसरे तरीके से देखता हूं संदीप, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको देखता हूं। मैं मानता हूं कि चाहे 44 सदस्य हों कांग्रेस के या 100 हों, प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता को महत्व देना ही चाहिए सरकार को। और उस नाते अगर उनको महत्व दिया जा रहा है और उनको जवाब देने के लिए इतने सारे लोग उस समय आए, तो ये संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बीजेपी कोई बहुत उससे हिल गई हो सकता है, ऐसा लगता है, लेकिन राहुल गांधी का वो हमला और उनका जो आक्रामक तेवर था जो बना हुआ है, ये अनपेक्षित था बीजेपी के लिए, ये बात सही है। वो इसके लिए तैयार नहीं थे और थोड़ा वो आराम से बैठे हुए थे कि अब हम इतना बहुमत है और कोई विपक्ष में बिखरा हुआ है तो कोई हम पर तीखा हमला नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी तिलमिलाहट हमको वो दिखी उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल बाद, 1 साल पूरा करने के बाद इस समय जो ये बहुत ज्यादा एक अति प्रचार जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ हमें सोचने में मजबूर करता है कि क्या वो उतने आश्वस्त नहीं है अपने आप को लेकर। कहीं ना कहीं रक्षात्मक होती दिख रही है, रक्षात्मक बखान करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश बाबू 15 सेकंड प्लीज, 15 सेकंड मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। देखिए, ये जो मुद्दा आपने अभी उठाया, ये
इस सरकार की छवि बन चुकी है और इसीलिए जनता को ये सीधा सा समझ में आ रहा है कि ये सूट बूट वालों की सरकार है, इस देश के बाकी वर्गों के लिए सरकार नहीं है। जी। जहां तक भ्रष्टाचार का जिक्र आपने किया, बस अब 5 सेकंड, एक लोग कहते हैं कि मेरे राज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप एक सेकंड प्रधानमंत्री कार्यालय में इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री की एक बैठक हुई थी, एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसपे अपने हुए भ्रष्टाचार की सफाई का प्रेस नोट जारी किया गया था। जी, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, एक ही चलिए सेकंड में ठीक आपने कहा था, है। इसलिए तो ये अब ये लड़ाई थोड़ी दिलचस्प होती दिख रही है। कांग्रेस जो हाशिए पर जाती दिख रही थी, पुनर्जीवित होती दिख रही है क्या? ये सिर्फ आहट भी हो सकती है। हम मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर भी बहुत सारी बातें कर देते हैं। चर्चा होने लगी है और मुकाबला कुछ होता दिख रहा है। महेश शर्मा उसके लिए तैयार हैं, सरकार तैयार है। महेश शर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं और अखिलेश प्रताप सिंह भी मुस्कुरा रहे हैं और पत्रकार हम तो मुस्कुराएंगे। जब इस तरह से मुकाबला होने लगे तो राहुल, आपके लिए मेरे लिए खबरें और बढ़ जाती हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में